बच्चों, आज हम विषय E308 पावर सिस्टम थर्ड के अंतर्गत जो कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर्स का चैप्टर चल रहा है, उसमें बिंदु संख्या 5.3 पाँचवें अध्याय का बिंदु संख्या 5.3 रियल एंड रिएक्टिव पावर कंट्रोल ऑफ अल्टरनेटर, इसका अध्ययन करेंगे। यानी हम किस प्रकार से एक टर्बो अल्टरनेटर में हम रियल पावर या वास्तविक शक्ति या आभासी शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए समझना कि किस प्रकार से वास्तविक शक्ति और आभासी या निष्क्रिय शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो वास्तविक शक्ति बस जो होती है उसमें परिवर्तन, वास्तविक शक्ति की बस में परिवर्तन बस वोल्टेज और कला कोण को प्रभावित करता है। यानी फेज एंगल और बस वोल्टेज इन दोनों को प्रभावित करता है। यह वोल्टेज के परिमाण और रिएक्टिव लाइन फ्लो को ना के बराबर प्रभावित करता है। यानी मुख्य रूप से प्रभावित करता है जो रियल पावर में जो परिवर्तन होता है वो बस वोल्टेज के फेज एंगल को ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन जो रिएक्टिव लाइन फ्लो है या वोल्टेज का मान है उसको ये नगण्य प्रभावित करता है। पहला निष्कर्ष तो आपको ये निकाल लेना चाहिए कि जब भी हम जो रियल बस पावर है उसमें अगर परिवर्तन होता है तो वो सिर्फ फेज एंगल को प्रभावित करेगा, वोल्टेज को प्रभावित ना के बराबर करेगा, बहुत कम करेगा। दूसरा, जब अक्रियाशील शक्ति में परिवर्तन होता है यानी रिएक्टिव पावर में जब परिवर्तन होता है तो यह वोल्टेज के परिमाण को प्रभावित करता है। तो ये जब रिएक्टिव पावर में परिवर्तन है तो वोल्टेज के परिमाण जो मैग्नीट्यूड है उसको प्रभावित करेगा। लेकिन इससे जो फेज एंगल है और वास्तविक शक्ति प्रवाह उसमें बहुत ही नगण्य परिवर्तन होता है। तो दो निष्कर्ष हमने बहुत महत्वपूर्ण निकाले कि यदि रियल बस पावर में परिवर्तन हो रहा है तो उससे फेज एंगल प्रभावित होगा और उससे जो वोल्टेज का परिमाण है या रिएक्टिव लाइन फ्लो है वो उसका प्रभाव कम होगा। दूसरी तरफ यदि रिएक्टिव पावर में परिवर्तन हो रहा है तो उससे वोल्टेज के परिमाण में परिवर्तन होता है लेकिन कला कोण फेज एंगल में परिवर्तन नहीं होता। तो दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। एक और चीज़ आप महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर आप जरूर इस पर विचार करें कि बस की अक्रियाशील शक्ति में परिवर्तन उस बस पर उपस्थित वोल्टेज के परिमाण को अधिक प्रभावित करता है, उस बस वोल्टेज के परिमाण को अधिक प्रभावित करता है, किंतु दूसरी बसों के वोल्टेज के परिमाण को बहुत कम प्रभावित करता है। यानी यदि हम रिएक्टिव पावर में परिवर्तन करें तो सिर्फ उसी बस के वोल्टेज पर उसका प्रभाव ज़्यादा होगा और जो दूसरी बसेस हैं, जो दूर की बसेस जो हैं उनके ऊपर, उनके वोल्टेज के ऊपर उसका प्रभाव नगण्य होगा। तो ये तीन महत्वपूर्ण निष्कर्ष मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें कि जब रियल बस पावर में परिवर्तन होता है तो बस वोल्टेज के कला कोण को ये प्रभावित करता है। यानी बस वोल्टेज का जो फेज एंगल है उसे प्रभावित करेगा और इससे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड या रिएक्टिव पावर फ्लो नगण्य, बहुत ही कम प्रभावित होते हैं, ना के बराबर प्रभावित होते हैं। दूसरा चीज़, जब रिएक्टिव बस पावर में परिवर्तन होता है, पहले हमने एक्टिव पावर की बात की, अब रिएक्टिव पावर बस में जब परिवर्तन होता है तो ये बस
ये जो वोल्टेज के परिमाण में इससे परिवर्तन होता है, यानी जब रिएक्टिव पावर चेंज होगी तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इससे फेज एंगल बहुत कम चेंज होगा और वास्तविक जो धारा प्रवाह है वो भी बहुत कम चेंज होगी। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें यह है कि यदि अक्रियाशील शक्ति में परिवर्तन हो रहा है, रिएक्टिव पावर में कोई चेंज आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज प्रभावित होगा, लेकिन उसी बस का वोल्टेज प्रभावित होगा जिस बस के अंदर रिएक्टिव पावर में परिवर्तन हो रहा है। उसके अलावा जो दूसरी बसें हैं, आसपास की जो दूसरी बसेज हैं, उनमें बहुत ही कम परिवर्तन होगा। ये जो इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, पावर स्टेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत ये तीनों बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इनको अपने को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब इसी में हम आगे चलते हैं कि हम रियल पावर को किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, यानी जो रियल पावर होती है P जो या VI cos phi, उसे हम किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। तो इसको हम लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी कहते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, और रियल पावर कंट्रोल भी कहते हैं। दोनों तरह से इसको लिया जाता है। तो इसको आप समझें, इस विधि को शक्ति गुणांक नियंत्रण या मेगावाट आवृत्ति नियंत्रण भी कहते हैं, यानी पावर फैक्टर कंट्रोल या मेगावाट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी कहते हैं। इसका उद्देश्य सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से वास्तविक शक्ति को स्थिर बनाए रखना है, यानी ये प्रयास किया जाता है जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन किया जाए, उससे रियल पावर भी मेंटेन रहेगी। ये थोड़ा सा समझने का है, इसको आप अच्छी तरह समझें कि इसमें जो पावर फैक्टर कंट्रोल है या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल भी इसे कहा जाता है, इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य है कि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से रियल पावर को कंट्रोल करना। जब भी मांग में परिवर्तन होता है तो उससे आवृत्ति में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। लोड फ्रीक्वेंसी रिलेशन होता है, जैसे जैसे सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, और एक सीमा से कम अगर फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म की स्थिति भी आ जाती है। तो हम इस दूसरे विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को एक सीमा से कम जाने के लिए रोक सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा अभी इस विषय में कि जब भी हम लोड में परिवर्तन करेंगे तो उससे फ्रीक्वेंसी में भी परिवर्तन होता है। अब क्या होता है कि जब फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होता है तो जो फ्रीक्वेंसी हमें डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी है और जो वास्तविक फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों के बीच का अंतर जो है वो आवृत्ति त्रुटि कहलाता है। मान लीजिए जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज़ है और लोड बढ़ने के कारण अब फ्रीक्वेंसी 49 हर्ट्ज़ हो गई, तो 1 हर्ट्ज़ जो है वो इसमें आवृत्ति त्रुटि या फ्रीक्वेंसी की एरर कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी की एरर कहलाएगी। अब इसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई, ये आपने सब कंट्रोल सिस्टम में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। उसको एम्पलीफाई करके उसको मिक्स करते हैं और टर्बो अल्टरनेटर के टरबाइन गवर्नर को इसको भेजा जाता है। तो इससे इनपुट पावर परिवर्तित होकर इनपुट और आउटपुट के मध्य बैलेंस को पुनः प्राप्त किया जाता है। तो मोटे तौर पे हमने क्या किया कि जब भी लोड बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, उसको हमने जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर किया, उसका जो डिफरेंस था वो एरर फ्रीक्वेंसी हुई। एरर फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करेंगे और एम्पलीफाई करके उसे टर्बो अल्टरनेटर के टरबाइन गवर्नर में भेज दिया जाएगा। तो
टरबाइन का जो गवर्नर है उसके अंदर भेजा जाएगा। इससे इनपुट को परिवर्तित कर कर इनपुट और आउटपुट के मध्य के बैलेंस को स्थापित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ये है लोड फ्रीक्वेंसी या रियल पावर कंट्रोल किस प्रकार से किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि रिएक्टिव पावर या वोल्टेज कंट्रोल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसे क्यूवी नियंत्रण या क्यूवी कंट्रोल भी कहते हैं। क्यू जनरली रिएक्टिव पावर के लिए यूज होता है, पी एक्टिव पावर को डिनोट करता है, क्यू रिएक्टिव पावर को इंडिकेट करता है। तो इसको क्यूवी कंट्रोल भी कहते हैं या वार वोल्टेज वीएआर भी रिएक्टिव पावर को इंडिकेट करता है। तो बेसिकली ये वोल्टेज और रिएक्टिव पावर का कंट्रोल है। तो वार वोल्टेज कंट्रोल भी कहते हैं और क्यूवी कंट्रोल भी कहते हैं। क्यूवी का मतलब भी रिएक्टिव पावर और वोल्टेज का कंट्रोल है, वार वोल्टेज भी रिएक्टिव पावर और वोल्टेज का कंट्रोल है। ये अलग अलग इसके नाम हैं जो सामान्यतया किसी भी रूप में पूछा जाए आपको यही इसका उत्तर देना है। तो इसका उद्देश्य ये है कि वोल्टेज को किस प्रकार से एक निश्चित सीमा के अंदर रखा जाए। वोल्टेज का मान कभी भी एक सीमा से अधिक या कम ना हो। तो इसमें एक्साइटेशन को एडजस्ट करने से हम वोल्टेज को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे जैसे हम जो एक्साइटेशन को कंट्रोल करेंगे उससे वोल्टेज को भी कंट्रोल किया जाता है। जो ऑटोमेटिक स्टेटर वोल्टेज और जो डीसी वैल्यू है तथा संदर्भ वोल्टेज के मध्य के अंतर को सेंस करता है। यानी जो डीसी वोल्टेज और जो रेफरेंस वोल्टेज है उसके बीच के अंतर को सेंस करता है। उसके बाद उन दोनों का जो अंतर है वो वापस से एरर सिग्नल बन जाता है। वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल कर रहे थे, यहाँ हम वोल्टेज से कंट्रोल करेंगे। तो वोल्टेज जो डीसी वैल्यू है और जो रेफरेंस वैल्यू है तो उनके अंतर को वो सेंस करेगा। उस जो डिफरेंस हो दोनों के बीच में, मान लीजिए रेफरेंस वैल्यू 440 वोल्ट है और अभी इस समय वोल्टेज 420 वोल्ट है, तो एरर वोल्टेज 20 वोल्ट हो गया। तो 20 वोल्ट को फिर वो एम्पलीफाई किया जाता है, उसको एम्पलीफाई करते हैं और एम्पलीफाई जो एरर सिग्नल है उसको एक्साइटेशन सर्किट में प्रोवाइड कर दिया जाता है। इससे जो रिएक्टिव पावर है वो भी कंट्रोल हो जाती है। ये बेसिकली वैसे ये सब चीज़ें आप कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्लोज लूप सिस्टम में हम एरर सिग्नल की सहायता से आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल आउटपुट हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज हमने दो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी कि एक तो रियल पावर कंट्रोल कैसे हो सकता है, फ्रीक्वेंसी और रियल पावर कंट्रोल कैसे हो सकता है, और रिएक्टिव पावर और वोल्टेज कंट्रोल किस प्रकार से हो सकता है। जो रियल पावर होती है उसके साथ में फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल होता है और जो रिएक्टिव पावर होती है उसके साथ में वोल्टेज का कंट्रोल होता है। ये दोनों ही जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, यानी जो हमने दोनों ही कंट्रोल सिस्टम पढ़े, वो या लोड फ्रीक्वेंसी का हो या क्यूवी कंट्रोल हो, दोनों एक दूसरे पर निर्भर, बहुत कम मात्रा में निर्भर होते हैं, यानी अनिर्भर होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे के प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। थोड़ा बहुत उसमें अंतर संबंध होता है लेकिन प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम दोनों को अलग अलग कंट्रोल कर पाते हैं। रिएक्टिव पावर को अलग से कंट्रोल कर लेंगे और एक्टिव पावर को अलग से कंट्रोल कर लेते हैं। एक्टिव पावर के साथ में फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होती है और रिएक्टिव पावर के साथ में वोल्टेज कंट्रोल होता है। अब जो पावर फैक्टर है वो लूप इनर्शिया के कारण धीरे धीरे कंट्रोल होता है, जबकि जो क्यूवी लूप है या जो रिएक्टिव पावर वोल्टेज का लूप है ये
फास्ट कंट्रोल होता है, दोनों के मध्य में ये मोटे तौर पे अंतर होता है और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट हमने रियल और रिएक्टिव पावर कंट्रोल ऑफ टर्बो अल्टरनेटर के बारे में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक में इस चैप्टर में एक टॉपिक और बचा है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।